Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज टाइम स्टॉक के साथ हम आपके सामने दोबारा हाजिर हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो माय कराची है। जैसा कि आप जानते हैं कि कराची के हालात हम सबके सामने हैं, जो कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी है। कराची ने हमेशा पूरे पाकिस्तान के लोगों को अपने दामन में समोया, लेकिन जिसने भी कराची आके खाया कमाया उसने कराची को इन रिटर्न कुछ नहीं दिया। आज कराची की ये सूरत हाल है कि कराची को कोई ओन करने पे तैयार नहीं है। कराची में बैठी हुई हुकूमत, वजीर आला और जितने मिनिस्टर्स हैं, किसी का ताल्लुक कराची से नहीं है। कि सब वहां आते जरूर हैं, लेकिन वहां के मामलात, वहां के मसाइल, वहां का पानी, वहां के तमाम जमीनें और तमाम जितने वसाइल हैं कराची के, सबको एंजॉय करते हैं। लेकिन कराची के आवाम को कुछ नहीं मिलता, कराची को कुछ नहीं मिलता। इस सिलसिले में बातचीत के लिए हमने कराची से कामरान अनीस साहब हैं, जो कि आजकल शिकागो में मुकीम हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं शिकागो में। हम उनसे बात करेंगे क्योंकि उनकी बड़ी गहरी नजर है कराची की पॉलिटिक्स पे, कराची के हालात पे बहुत शुरू से। तो कामरान साहब, हम आपको अपने शो में वेलकम कहते हैं। क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में लिया और बहुत शुक्रिया आपने कराची के हवाले से कोई प्रोग्राम किया। तो आपके सामीन और आपके नाजरीन सबको सबसे पहले तो रमज़ान मुबारक। अल्लाह ताला रमज़ान की अपनी बरकतें सब पे नाजिल करे और जो आजकल के हालात हैं हम सबको इससे नब्ज़ आज़मा होने की हिम्मत और सलाहियत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन, आमीन सुम्मा। नदीम भाई, कराची के हवाले से सब पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे कराची के हवाले से लिया। कहने को तो बहुत कुछ है, मुझे अंदाजा नहीं कि मेरे पास कितना वक्त है, लेकिन इससे पहले कि हम कराची की बात करें, बड़े बेसिक से कुछ चीजें हैं कि जो बात हमें समझनी है कि इस वक्त कराची की जो आबादी है वो तकरीबन 2019 के आप जो अदादा शुमार के लिहाज से देखें तो तकरीबन 17 मिलियन के करीब सिर्फ कराची की आबादी है। जी। और कराची जो है वो 75-76% ऑफ पाकिस्तान का रेवेन्यू जनरेट करता है। जी। अलॉन्ग विद दैट, जितना भी ये अमाउंट जनरेट करता है, पाकिस्तान की जो 95% जो फॉरेन ट्रेड है वो कराची के पोर्ट से होती है। जी। और तकरीबन 90% या 91% जो फॉरेन कॉर्पोरेशंस हैं, जो बाहर की बैरूनी कंपनियां हैं, उनके हेडक्वार्टर्स कराची में है। कराची जो है वो दुनिया का 7th लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी है और इस्लामी दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर है। जी। तो ये तो मैंने 2 लाइनों में आपको कराची की जो अहमियत है वो बता दी। बड़ी बदकिस्मती है कराची की कि कराची को ना तो पहले कभी किसी ने सही तरह ओन किया और ना ही आज कोई कराची को ओन करने पर तैयार है। जी। कराची की सूरत हाल इस वक्त ये है कि कराची में का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कराची में कोई मैनेजमेंट नहीं है और ना ही कोई आज भी कराची को ओन करने के लिए तैयार है। चाहे वहां पर कोई हेल्थ केयर का सिस्टम हो या शहरी आबादी के लिहाज से मसाइल हो, उनको कोई भी टेक केयर करने के लिए तैयार नहीं है। और हम बात कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के हवाले से, तो नदीम भाई, सिंध गवर्नमेंट कराची को किसी भी हाल में उसको ओन नहीं करती, क्योंकि ओन वो इसलिए नहीं करते कि वो तो, मैं अगर आप मुझे इजाजत दें और आपकी पॉलिसियों के मैं जरा खुल के बोलूं, कराची तो एक सोने की चिड़िया है। वो तो सिर्फ उससे, वो तो खून चूसने के लिए। कराची की आबादी अगर आप पिछले 2.5 महीने में आप देख लें, जो पिछले 2.5 महीने में लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन में क्या हुआ है पूरे पाकिस्तान में, तो जो कुछ भी हो रहा है आप कराची में देख लें। मैं ना सिर्फ कराची का जिम्मेदार साबका हुकूमतों को और मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट को भी और सिंध गवर्नमेंट को भी उतना ही मौरद इल्जाम ठहराऊंगा। आप ये देखें कि 14 सीटें जो हैं वो विफाक की पार्टी की कराची में है, लेकिन पिछले 2.5 महीने में
हुकूमत का कोई भी नुमाइंदा इस लॉकडाउन में नजर नहीं आया। ये तो बात हो गई फेडरल गवर्नमेंट की। अब रह गई बात नदीम भाई, आप जो हम बात कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की, वो क्यों कराची के लिए कुछ करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे, उनका कोई स्टेक नहीं है, उनके पास कुछ खोने के लिए नहीं है। जिनके पास खोने को था वो तो खो चुके। अब इस वक्त कराची जो है वो लावारिस है, बेयारो मददगार है। कराची में इस वक्त वैक्यूम है, और वैक्यूम इसलिए है कि कराची की नुमाइंदगी नहीं है। कराची की नुमाइंदगी जिनको मिली है या दी गई है या उन्होंने हासिल की है, वो कराची को रिप्रेजेंट नहीं करते। जब तक आप कराची के सर पे दस्ते शफकत नहीं रखेंगे, कराची को आप ओन नहीं करेंगे, कराची के हालात ना सिर्फ ऐसे ही रहेंगे, बल्कि हम नहीं जानते कि अब मजीद कौन से ऐसे हालात हों कि वहां पर जो मौजूदा सूरत हाल है वो इंसानी अलमिया भी जन्म ले सकता है। अभी नॉर्थ अमेरिकन अभी रिसेंटली जो है एक सिंध असेंबली के एक उसने मेंबर ने जो कि सिंध से ताल्लुक रखते हैं, अंदरूनी सिंध से, उन्होंने ये कहा अपनी स्पीच करते हुए असेंबली में कि मुहाजिरों को सिंधी बनना चाहिए, सिंध में जो है वो सिंधी है। तो मैंने उस पर सोचा कि सिंधी तो जरूर बनना चाहिए, लेकिन काश कि ऐसा होता कि वो इस बात की भी कुछ ना कुछ वजाहत कर देते कि उन्हें सिंधी बनाने के लिए आपने उन्हें दिया क्या। आपने तो उनसे उनकी मुलाजमतें, उनका सब कुछ तो छीन लिया। कोटा सिस्टम जो है, जो कि 10 साल के लिए, आज से 40 साल पहले नाफिज किया गया था, वो आज तक जो है उस मुल्क में मौजूद है। तो कराची के लोगों के पास तो ना जॉब्स हैं, ना कोई वसाइल हैं। मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उनको अपने सीने से लगाना किस, उनकी शराइत क्या है, वो सीने से लगाने के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए नदीम भाई, जब जब वो ये कहते हैं कि महाजरों को या कराची के लोगों को सिंधियों के साथ मिलना चाहिए या सिंधियों के साथ काम करना चाहिए, तो फिर जो कराची के लोग हैं या अर्बन सिंध के जो लोग हैं, उनका फेयर शेयर भी उसमें होना चाहिए। मुझे भी मालूम है और आपको भी मालूम है कि सिंध हुकूमत में जितनी भी नौकरियों की ओपनिंग्स होती हैं, उसमें बड़े वजाहत के साथ साफ साफ लिखा होता है कि कराची के डोमिसाइल वाले जहमत ना करें। तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कराची वालों से कि वो आपके साथ आपकी सखावत को भी अपनाएंगे, आपके साथ मिलके भी रहेंगे? देखिए जी, ऐसे ये मामलात नहीं चलेंगे। ये मामलात इसलिए नहीं चलेंगे कि कराची में, देखिए हम नॉर्थ अमेरिका में बैठे ये प्रोग्राम कर रहे हैं। दुनिया का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फलसफा है। वो फलसफा ये है कि जहां पर नौकरी होती है पहले वहां के लोकल लोगों को दी जाती है। मिसाल के तौर पे अगर आप स्कार्बरो में या टोरंटो में, तो क्यूबेक के लोगों को बुला के टोरंटो में नौकरी नहीं दी जाएगी। या मैं अगर शिकागो में बैठा हूं तो शिकागो वाले जो है उनके लिए आसानी है कि वो लोकली अप्लाई करें, लोकली जॉब करें। कराची का अलमिया यह है कि अंदरूनी सिंध का डोमिसाइल का जो डॉक्टर है, जिसकी काबिलियत पर मैं फिलहाल तो कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन वो कराची के मेजर हॉस्पिटल्स के अंदर एमएलओ लगे हुए हैं, और वो किस तरह इम्तिहानों में पास होते हैं उसका अंदाजा आप सिर्फ 2 दिन पहले की रिपोर्ट से अंदाजा लगा लीजिए कि सिंध बोर्ड की तालीमी। आपको आवाज आ रही है भाई मेरी? जी 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 आ रही है। सिंध बोर्ड की जो इस वक्त हालत है वो ये है कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट होते उसमें ए और A1 ग्रेड्स वाले जो है वो 75% फेल है। इसका मतलब ये है कि एजुकेशनल सिस्टम जो है वो भी सिंध गवर्नमेंट नहीं चला सकती। कराची जो गवर्नमेंट है उसके पास फंड नहीं है, एमक्यू वाले फंड मांगते हैं, फंड उनके पास नहीं है। और मैं ये बात खुल के कहूंगा कि लैक ऑफ मैनेजमेंट अगर एमक्यूएम के अंदर भी है तो उनको फंड भी नहीं मिलते, उनके पास फंडिंग्स नहीं है। कराची की पुलिस नहीं है। जो आप आए रोज आप देख रहे हैं हालात, कराची की पुलिस नहीं है। और मैं बिल्कुल एक बात अभी कल की बता दूं, आपको सुन के अफसोस होगा, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था। अभी जो लोग कहा करते थे सिंध के कि जी लाड़काना हमारा पेरिस है, आज पेरिस लाड़काना की यह हालत है कि वहां पर रेबीज या किसी भी जानवर के काटे हुए बेचारे जो बच्चे हैं उनको कराची इलाज के लिए लाया जाता है। नदीम भाई, ये जो हालात हैं, ये मैं बार बार ये बात पिछले कई सालों से कहता रहा हूं कि ये मामलात ऐसा ना हो कि हाथों से निकल जाएं। और ये मामला जिस जगह खड़, कराची पढ़े लिखे लोगों का शहर है, कराची जाहिल लोगों का शहर नहीं है। आप पढ़े लिखे लोगों को ट्रीट करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा वो ये बात सोचेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई गलती की है। मेरा जाती ख्याल ये कि कराची का जो बेस्ट सोल्यूशन इस वक्त है कि कराची या तो उसका जो इलाक है
वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ होना चाहिए, फंडिंग कराची को डायरेक्ट मिलनी चाहिए, या कराची को एक आजाद सूबा होना चाहिए। किसी आसमानी सहीफे में नहीं लिखा हुआ कि सूबे नहीं बन सकते। आप 200 साल पहले की तारीख उठा के देख लीजिए, आप रशिया की तारीख उठा के देख लीजिए, वहां पर अगर जितनी स्टेट्स थी आज उनसे कहीं ज्यादा स्टेट्स हैं। तो कोई आसमानी सहीफा नहीं है, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल हिंड्रेंस नहीं है कि आप सूबे नहीं बना सकते। अगर सूबे बनाने में कोई कबाहत है तो फिर आप कराची को वफाक के हवाले कीजिए, ताकि कराची की फंडिंग डायरेक्टली कराची के पास आए और वहां पर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लोकल लोग हैं, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, तब कहीं जाके कराची के हालात में कोई बेहतरी आएगी। वरना नदीम भाई, ये एक दीवाने का ख्वाब है और ख्वाब ही रहेगा। लेकिन कामरान, अभी मैं ये देख रहा हूँ हाल ही में इस तरफ काफी आवाजें आनी शुरू हो गई हैं, जैसे कि अभी गुजरे दिनों नजम सेठी साहब ने, जो कि सीनियर तजिया निगार हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी आवाज उठाई और उन्होंने कहा है कि कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए। इसी तरह जावेद चौधरी ने अपने 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 एक कॉलम में ये कहा है कि कराची को जो है वो कोटा सिस्टम खत्म होना चाहिए और कराची को इंडिपेंडेंट किया जाए और कराची के साथ जो ज्यादतियां हुई हैं उनको रेक्टिफाई किया जाए। तो अब ये तमाम आवाजें तो आ रही हैं, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता कि कराची वाले खामोश क्यों हैं। मेरे ख्याल में एक पुरअमन एहतजाज कराची वालों को बाहर निकल के जरूर करना चाहिए, इसलिए कि ये बड़ा जरूरी है। हम सिंधियों के साथ उतना ही प्यार करते हैं, सिंध के साथ हम बहुत प्यार करते हैं, लेकिन बात यह है कि जब बच्चे भूखे मरने लगे तो फिर तो घरों में खूनी रिश्ते भी एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। तो ये सोचना चाहिए मेरे ख्याल में सिंध के सूबे के जो वहां के हुक्मरान हैं, सिंधी जो देहातों के सिंधी है वो तो बड़े मासूम है, उनका इसमें कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो पॉलिटिकली इस चीज को जानबूझ के कर रहे हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि अगर वो मुहाजिरों के साथ रहना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में उन्हें आप आपस में बैठ के दोनों तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा और इस मसले को हल करना पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका? देखिए नदीम भाई, बड़ी आपने बहुत अच्छी बात की। जो आम सिंधी है, जो आम सिंधी तो बड़ा मासूम है, उसको तो पिछले 40-45 सालों से जिस नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जो आज तक जिंदा है, वो तो उसका भी वही हशर है। क्योंकि जो आपका इस्तेसाली निजाम है, जो आपका 2% तबका है पूरे मुल्क में और सिंध के अंदर, वो न सिर्फ कराची के साथ खिलवाड़ कर रहा है, बल्कि वो तो जो आम सिंधी है उसका हशर तो हमसे भी बुरा, इसलिए कि उसको तो जागीरदारा निजाम ने, वडेरा निजाम ने वो ना उसको पढ़ने देता है, ना आवाज उठाने देता है, और जो आवाज उठती है तो उसके हशर की कई कहानियां, आप चूंकि माशाल्लाह बड़े मोतबर सहाफी हैं, तो आपके इल्म में है कि जो आवाज सिंध से भी उठती है वो आवाज कैसे खामोश कराई जाती है। अगर आपको याद हो, कुछ अरसे पहले, मैं बहुत मुख्तसरन बात कर रहा हूं, कि जब भी कोई सहाफी सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ या उन हुक्मरानों के खिलाफ जिनके चीले सिंध गवर्नमेंट को चलाते हैं, जब उनके खिलाफ आवाजें उठती हैं तो वो सहाफियों की आवाजें भी खामोश करा दी जाती हैं। तो उस आम सिंधी जो है वो भी परेशान है। वो तो पिछले, मेरा जाती ख्याल है, जब से पाकिस्तान बनाया और सिंध में जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो उनका तो बेचारों का तो वही हशर है। लाड़काना पता नहीं कब पेरिस बनेगा, लाड़काना ना बन सका तो पेरिस क्या बनेगा। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि जब तक दोनों तरफ से जो पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए समझदार लोग हैं, अगर वो कोई ज्वाइंट कोalition नहीं बनाएंगे, ये मामलात, ये सिलसिले ऐसे ही चलते रहेंगे। लेकिन इसमें मैं एक बात का इजाफा कर दूं कि चूंकि कराची में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी वक्त के साथ साथ, सीपैक के साथ साथ, कराची चूंकि पढ़े लिखे लोगों का शहर है, तो ये मामला ज्यादा देर तक चल नहीं सकते। कि ऐसा होगा कि आज अगर आपने कुछ आवाजें खत्म कर दी हैं, या जो आज जो मौजूदा जो सियासी सेटअप कराची में वो फाल नहीं है या वो काम नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आइंदा आने वाले महीनों में या सालों में लोग इसी तरह खामोश बैठे रहेंगे। ये वही खामोशी है जो किसी तूफान आने से पहले होती है। तो आप ये बिल्कुल इसको, ये नौशाए दीवार पर लिखा हुआ समझ लें कि आने वाला वक्त जो है वो इतना आसान नहीं है। इस मसले को हल करना होगा, और अगर आपने हल नहीं किया तो फिर उसका खमियाजा सब भुगतेंगे।
The immigration lawyers at Alam Law Chambers have successfully united thousands of families with their loved ones in Canada by being willing to challenge and fight the decisions of government agencies. Reliable and affordable Alam Law. मेरे ख्याल में कराची में जो सिंधियों की और मुहाजिरों की आबादी है और जो न्यू जनरेशन है, और अब तो आपस में काफी फैमिलीज की शादियां हुई हैं, और मैं समझता हूं कि इस वक्त बहुत ही संजीदगी के साथ जो दोनों जानिब के पढ़े लिखे लोग हैं, उन्हें कोई ना कोई ऐसा लाएहमल, जैसा कि आप कह रहे हैं, मुरतब करना चाहिए। बहुत संजीदगी के साथ इस चीज को देखना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत हो गया। अब जो है लोगों की गर्दन तक चीजें आ गई हैं। और इस वक्त देखें कराची की इस लॉकडाउन में की जो सिचुएशन है, जो कि मैं समझ रहा हूँ, वहां पर सारी प्राइवेट कंपनीज है। बाकी जिसकी सरकारी नौकरी है उसको तो तनख्वाहें मिल रही हैं। अच्छा, बाकी जो वडेरे हैं उनको जमीनों से फायदा हो रहा है, लेकिन जो प्योर सरकार जो कराची के लोग हैं, जो कि बेचारे प्राइवेट कंपनीज में नौकरी करते हैं और जिसके ऊपर उनका गुजर बसर होता है, वो सारे इदारे बंद हैं, सारी कंपनीज बंद हैं, तो वो बेचारे कहाँ जाएं? अब यकीन करें, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। वहां पे अच्छे अच्छे सफेदपोश लोग बेचारे वहां परेशान है इस वक्त। और सिंध गवर्नमेंट जो है, जैसा कि खुद सिंधी जर्नलिस्ट जो है वहां पर चीख रहे हैं और शोर मचा रहे हैं, और हमारे अपने जो बड़े लिबरल सिंधी हैं जो कि बहरहाल आवाज उठाते हैं, उन्होंने भी सिंध गवर्नमेंट पर बड़ी तनकीद की है कि आपने अरबों रुपया जो है कहाँ बांट दिया। नदीम भाई, पता नहीं अरबों रुपए का राशन जो था वो सिंध में बढ़ गया, पता नहीं किसको मिला, किसने खाया, क्या हुआ। उसकी कहानी किस्से तो हर किसी की जबान पर हैं। और आपने वो ऐसे भी क्लिप सुने होंगे जो काफी सोशल मीडिया में सर्कल कर रहे हैं कि बहुत सारे कराची के बड़े बड़े ताजरों को बुलाकर कहा गया और उनसे डिमांड की गई कि इतने पैसे आप देंगे तो मार्केटिंग खुलेंगी। नदीम भाई, बात सारी यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि जब तक आम नौजवान जो, और वो दोनों साइड के नौजवान, सिंधी हो, महाजिर, देखिए कराची जो है वो सिर्फ महाजिरों का शहर नहीं है। कराची जो है मल्टी एथनिक सिटी है। तो अगर किसी एक कम्युनिटी को तकलीफ हो रही है तो बाकी कम्युनिटीज को भी तकलीफ है। जो पढ़ा लिखा कराचीआइट है वो पढ़ा लिखा है। इस मौके पर सबको आना होगा। इस वक्त सहाफियों को, जो सिविल सोसाइटी है, उनको भी आना होगा और इस मसले का हल करना होगा, वरना ये मसला जो है वो अब इंसानी अलमियों को जन्म देगा। देखिए नदीम भाई, वो लोग जो जिनकी नौकरियां जो है वो सरकारी नहीं है, उनको पैसे नहीं मिल रहे, उनके पास, अगर कराची में जो ये एनजीओज हैं वो अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन ना करें राशन का या जो बेसिक जो ह्यूमन नेसेसिटीज का, तो फिर कराची के क्या हालात होंगे। और ये तो वो हालात है जो हम देख रहे हैं, हम समझ रहे हैं। जो चंद वीडियो हम देख लेते हैं, चंद चीजें हम समझ लेते हैं, लेकिन हालात इससे कहीं बुरे हैं। मेरा वहां कई लोगों से राब्ता है और आपका भी लोगों से, आपकी सहाफियों से, आपकी भी मुख्तदर हलकों से बात होती होगी, और आपके इल्म में भी है, मेरे इल्म में भी है कि ये मसला ऐसे नहीं हल होगा। ये गवर्नमेंट जो है, सिंध गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट फेलियर है, कंप्लीटली करप्ट है। जब तक आप इनको, या तो आप इसका कोई सोल्यूशन निकालें। सोल्यूशन ये है कि अब लोगों को बाहर आना होगा, इस मसले को हल करना होगा। और इस मसले को अगर सिंध गवर्नमेंट हल नहीं करती तो जिस तरह, मतलब मैं आई विल टेक द लिबर्टी टू से दैट कि अगर पाकिस्तान आर्मी को भी बैठना पड़े, बिठाना पड़े तो बिठाएं, क्योंकि इंसानी अलमिये अब जन्म ले रहे हैं, लोग खुदकशियां कर रहे हैं। मैंने जाती तौर पे कई वीडियोस देखी हैं, कई वीडियोस आपने देखी होंगी। कोई भी, अगर ये एक इंसानी अलमिया है कि लोग रोटी के लिए, लोग राशन के लिए गुर्बत के मारे लोग खुदकशियां कर रहे हैं। हाँ, मलीर में वो वाकया हुआ है। जी बिल्कुल। जी नदीम भाई, तो जरा सोचे कि ये क्या हालात हैं। तो बातचीत करके मसला हल निकालें, और अगर नहीं हल करता तो फिर कोई ऐसा वे किया जाए जिस मसले को हल निकाला जाए। और अगेन आई विल रिपीट द सेम थिंग, लोगों को आगे आना होगा, लोगों को बाहर आना होगा। कराची में जिस जिस पार्टी का स्टेक है उसको बैठना पड़ेगा और रिकंसिलिएशन करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। क्योंकि आम आदमी को जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक नेसेसिटीज है, वो उसको चाहिए, और वो अगर नहीं मिलेंगी तो फिर इंसानी अलमिये जन्म लेंगे। या आप, अगर हम सिंध गवर्नमेंट की बात करते हैं तो मेरे भाई, वो कराची के लिए क्या करेंगे? वो तो अपने, जो उनके अपने सिंधी भाई हैं बेचारे, जो गरीब लोग, लाड़काना में, शिकारपुर में, बागरजी, गौसर जी में जो लोग हैं, अब उनके हालात देखें ना, उनका क्या हाल है। ना कोई अस्पताल है, पानी पीने का जो पानी है उसका जो हाल है वो देख लीजिए आप। अभी रिसेंटली जो करार हसन ने उसको जो
जो उनके जो सिंध गवर्नमेंट के जो है अपना सईद गनी, उनको जो चैलेंज किया है, इस किस्म की चीजें अब हो रही हैं। अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं और ये इतनी एक क्रिटिकल सिचुएशन पे मामला जा रहा है कि अगर इस वक्त भी जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वहाँ के जो सिंधी इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो उर्दू स्पीकिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्हें ये जानना होगा, उन्हें ये समझना होगा कि उन्हें एक घर में रहना है। सिंध जो है, कराची सिंध में है, सिंध कराची से है, कराची सिंध से, और पूरा पाकिस्तान कराची से। तो हमें ये देखना होगा कि कराची की क्या मामला थे। जहां तक प्राइम मिनिस्टर का सवाल है इमरान खान का, वो बड़े मामलात के अंदर सिंसियर चल रहे हैं और उन्हें चाहिए कि वो मामला जो कि आपका जो कोटा सिस्टम का मामला है और वो प्रॉब्लम्स जो कराची की हैं उनको एड्रेस किया जाए। अब ये वक्त है, 40 साल 42 साल का अरसा बहुत होता है, उसमें पता नहीं कितनी नस्लें जो है वो खत्म हो गई। और अब तो सिंधियों को मैं खुद कहते हुए सुनता हूँ कि ये जो एजुकेशन सिस्टम को तबाह किया गया है, उसमें जो सिंधी तबका ऊपर आया है वो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद उनका मेंटल लेवल वो नहीं है। चूंकि नकल का जो रुझान डाला गया, उससे ये हुआ कि जो कॉम्पिटेंसी थी वो खत्म हो गई, और जिसका नतीजा ये निकला कि हमारे जो अफसरान है आज, वो कुछ नहीं जानते, उन्हें कुछ नहीं पता। और ये चीज अब सिंधी जो पढ़े लिखे सिंधी हैं वो ये रियलाइज कर रहे हैं कि ये एजुकेशन में जो हमने गड़बड़ की, इसका नुकसान हुआ है सिंध को। नदीम भाई, जब 16-16, 17-17 लोग पब्लिक सर्विस कमीशन में एक ही खानदान के आके जॉब करेंगे सिंध से, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्या बेहतरी आएगी? तो इसमें कसूर माजी की कराची की हुकूमतों का भी है, जिन्होंने कोटा सिस्टम को अपने मंशूर पे तो रखा, लेकिन जब वो जिस वक्त वो निगोशिएट कर सकते थे, और मैं कहूंगा कि जब मुशर्रफ के जमाने में 8-9 साल एमक्यूएम की गवर्नमेंट थी, उस वक्त इनको इस मामले को सॉल्व करना चाहिए था। वो जो 8-10 साल थे उसमें ये चीजें सॉल्व हो सकती थी, लेकिन वो नहीं की गई। जो भी उस वक्त के हालात हों या जो भी उनकी मजबूरियां हो, माजूरियां हो, लेकिन कोटा सिस्टम ने कराची को बड़ा हर्ट किया, बल्कि कराची अर्बन सिंध को हर्ट किया, और उससे हुआ ये कि जो एक पढ़ी लिखी नस्ल थी, जो पढ़ सकती थी, कराची में आगे बढ़ सकती थी, वो कोटा सिस्टम के नाम पे मारी गई। और बहुत सारे नौजवान, जिसके अंदर मैं खुद भी हूं, जो 90s में कराची छोड़ के चले गए, इसलिए चले गए कि जब आपको आपकी काबिलियत और आपकी अहलियत को किसी भी ज्योग्राफी के कोटे पर नापा जाएगा तो फिर आप तरक्की नहीं कर सकते। ओपन मेरिट होना चाहिए था, जितनी लेवरेज जो थी वो कोटा सिस्टम के नाम पे दे दी गई, आई थिंक वो इनफ है। और अब ओपन मेरिट सिस्टम होना चाहिए, और ताकि अर्बन सिंध के अंदर, और अगेन ये सारे मामला उसी वक्त हल होंगे जब कराची की एडमिनिस्ट्रेशन कराची वालों के पास होगी, जो अकाउंटेबल होंगे और जो इस मसले को हल कर सकेंगे। देखिए नदीम भाई, चेक एंड बैलेंस का सिस्टम जो है ना, वो बेहतरीन सिस्टम है। अगर कल को कराची सेपरेट, आप उसको सेपरेट प्रोविंस कह लीजिए, आप उसको विफाक के ज़ेर इंतज़ाम एक शहर कह लीजिए, जब वहां की लोकल सिटी गवर्नमेंट बाख्तियार होगी, वहां लोकल नुमाइंदे होंगे, तो फिर आवाम उनके गिरबानों को पकड़ के पूछेंगे भी। अभी तो उनके पास भी लेवरेज है, फिर आम आदमी उनसे पूछेगा कि अब तो आप बाख्तियार हैं, सिटी गवर्नमेंट बाख्तियार है, कराची बाख्तियार है, अब मसाइल हल क्यों? देखिए, जब तक आप ये सिस्टम को क्लीन नहीं करेंगे, ये मसला नहीं हल होगा। कोटा सिस्टम एक इशू है। कामरान, मेरा ख्याल ये है कि इसमें ये एक और भी पहलू बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम, अगर आप सिंध की बात करते हैं, तो मैं ये नहीं समझता कि कोई ऐसी बात करनी चाहिए जिससे कि हमारे सिंधी भाई जो है उसमें नाराज हो। चूंकि हमारे यहाँ हर चीज को बड़ा पॉलिटिकली देखा जाता है कि भाई सिंध को तकसीम किया जा रहा है, सिंध में सूबा बनाया जा रहा है। तो चलिए ये तमाम चीजों को छोड़ दीजिए, सिर्फ साथ में बैठ जाइए, कोटा सिस्टम को खत्म कर दीजिए और ये तय कर लीजिए कि भाई हमने मिलके रहना है और हमने मिलके चलना है, और हमने इतने अच्छे अफसर प्रोड्यूस करने हैं जो कि न सिर्फ सिंध की सतह पर बल्कि पूरे पाकिस्तान की सतह पर सही प्रॉपर सर्विसेज दे सकें। हमारे अफसरान अच्छे होंगे तो फिर ये इस किस्म के वाकयात नहीं होंगे जिस तरीके से आपका साहिवाल में वाकया हो गया, या आपका गुजरात में बच्चियों के साथ ज्यादती हो गई, या कहीं और कुछ ऐसा सिलसिला हो गया। चूंकि जब पढ़ा लिखा अफसर होगा वो उन चीजों का एहसास करेगा। ये जहालत है जिसकी वजह से हम इन चीजों को महसूस नहीं करते, हम आलायकार बन जाते हैं पॉलिटिशियंस का। अच्छे अफसर जब होते हैं तो वो स्टैंड लेते हैं
इसलिए स्टैंड लेते हैं कि वो वाकई हाईली एजुकेटेड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनमें शऊर होता है। लेकिन जो जाहिल होगा, जो कि सिफारिश पे आया होगा, वो हर चीज के अंदर जी साइन करेगा, वो तो यस सर होगा, यस मैन होगा। क्या ख्याल है? लेकिन नदीम भाई, आपने जो बात की वो वन वर्ड है और वो है जस्टिस। बिल्कुल। जस्टिस। देखिए, कराची का मसला तो कई जावियों से हल हो सकता है, आप उसको किसी भी जाविये से हल कर लें। आप उसको इंतजामी यूनिट ना बनाएं, आप उसको वफाक के हवाले मत करें, आप उसको डेफिनेटली के देखिए, हम अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, हम Right. अपने जो नेबर्स हैं वो चेंज नहीं कर सकते, तो ये तो तय है कि वो चेंज नहीं हो सकते। तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम अगर सब साथ बैठे, चाहे वो सिंधी हो, कराची के महाजिर हो, पंजाबी हो, पठान हो, जितनी भी कौमियतें आबाद हैं, देखिए ये मसला कराची का है, और कराची का मसले का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान पूरे का मसला। पाकिस्तान का मसला है, बिल्कुल सही। अगर ये मसला आप हल नहीं करेंगे तो हम्म, पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है वो, हम देखिए, इमरान खान का विजन बड़ा क्लियर है और आई एग्री विद दैट कि जो उनका विजन है कि आपको करप्शन को खत्म करना है। ये सारी चीजें उस वक्त हो सकती हैं जब इंसाफ होगा, जब जस्टिस होगा, जब आप सही जस्टिस करेंगे, आप लोगों को अकाउंटेबल करेंगे, अकाउंटेबिलिटी होगी, तो ये रिफाइनमेंट का प्रोसेस है, और जितने हम रिफाइन होते चले जाएंगे ये मसले हल होते चले जाएंगे। तो अगेन आपकी बाली बात की मैं तायद करता हूं, बिल्कुल एग्री कि आप जस्टिस से ये सारे काम करें, ये सारे मसाइल हल हो सकते हैं, बशर्ते कि आपकी नीयत साफ हो। इसीलिए कहते हैं ना कि इन्नमल अमाल बिन्नियात, जी। कि आपके अमल का दारोमदार नीयत पर है। तो नीयत साफ होगी, ये सारे मसाइल हल हो जाएंगे। बस कामरान, हम इसी नोट के ऊपर आज का डिस्कशन को खत्म करेंगे कि हम सब एक अल्लाह, एक रसूल और एक कुरान को मानने वाली एक कौम है। और जब हम एक कौम की बात करते हैं तो फिर हमें तमाम तबकों में तकसीम नहीं होना चाहिए, फिरकों में तकसीम नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने दिलों में गुंजाइश पैदा करनी चाहिए। तमाम कौमियतों को करीब आना चाहिए, सब इंसान है, हमें ये समझना चाहिए कि सब इंसान है। अगर ये कहा जाए कि इंडिया से आने वालों को वहां से मार के भगाया गया था, तो वो लोग तारीख पढ़ें और तारीख को समझें कि जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हिजरत का सिलसिला शुरू होता है। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि कोई अपना घर बार छोड़कर इस मुल्क को बनाने के लिए आया और उसने सबको आजादी दिलवाई। ठीक है, जो हो गया, लेकिन अब आप उन्हें, वो आपका हिस्सा है, आपका पार्ट है। आज वो सब बच्चे जो आपके साथ आज हैं, जो बड़े हो रहे हैं, या वो नौजवान जो आज साथ में रहते हैं, उन्हें ये सोचना होगा कि हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे से प्यार करना है। और एक माह रमजान के इस मुकद्दस महीने में हम ये सोचेंगे, जबकि हम तकलीफ में मुब्तला हैं, अल्लाह ताला की तरफ से एक नाराजगी का इजहार हो रहा है, तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ हम लैग कर रहे हैं, हमारी गलतियां क्या क्या हैं। दिलों को वसी करें। कराची के लोग भी, सिंध के लोग भी, पंजाब और सरहद के लोग भी, बलोची भी, सब आपस में भाई हैं। हम सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के उस पाकिस्तान की तामीर करें और उस पाकिस्तान को वहां लेके जाएं जहां जाने के लिए वो डिजर्व करता है। हमारी इन छोटी छोटी बातों की वजह से पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पा रहा। खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम करें और इस माह रमजान में ये अहद करें, आगे 10 रातें आ रही हैं, इस 10 रातों में एक दूसरे से मिलें, मोहब्बत के पैगामात एक दूसरे को दें, एक दूसरे से प्यार करें। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। खुदारा अब झगड़े खत्म होने चाहिए, हमने बहुत नुकसान उठा लिया। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह हम फिर दोबारा बात करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। Audio Jungle. Audio Jungle.